हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले मैं एक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें रिप्रोडक्शन के विषय में एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। हालांकि वो वीडियो डेमो के लिए मैंने डाला था, फिर भी आप सभी का प्यार मिला है, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अब मैं वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित और सारा वीडियो दूंगा, जिसको मैं प्रयास करूंगा कि काफ़ी अच्छे ढंग से रहे और उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन या प्रजनन। अब देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री, और ये प्रोडक्शन शब्दों से मिलके बना है। प्रोडक्शन, जहाँ पे री का मतलब होता है पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब उत्पन्न करना। यानी मात्र जीव, जैसे ये मान लीजिए आपका मेल है, ये मान लीजिए आपका फीमेल है, इन दोनों की सहायता से नए जीव को उत्पन्न करना। नए जीव, जैसे स्त्री पुरुष है तो बच्चे पैदा करते हैं, यही क्रिया रिप्रोडक्शन है। यानी अपनी पीढ़ी को बढ़ाना, यही रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन होता क्यों है? तो रिप्रोडक्शन की क्रिया जीवधारी पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करता है, ताकि उसका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहे, मिटे नहीं, समाप्त ना हो वो जीव। अब रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे, ये मेनली वैसे तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या सोमैटिक रिप्रोडक्शन को देखें, थोड़ा देख ही लेते हैं। रिप्रोडक्शन को देखें यदि, तो ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का। वेजिटेटिव या सोमैटिक, इसी को कायिक कहते हैं। कायिक प्रजनन, ये कायिक प्रजनन है। दूसरा एसेक्सुअल या अलैंगिक, ये प्रजनन है। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मनुष्य में ये वाला रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हम देखेंगे। मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसी के संबंध में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी गैमेट निर्माण होता है। दूसरा फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। गैमेट बनते हैं और गैमेट
का संयुग्मन होता है। गैमेट आपस में फ्यूज करके संलयित होकर के एट लास्ट में नए जीव को उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब गैमेट बनते कैसे हैं? तो गैमेट, चूँकि जितने भी गैमेट होते हैं, चाहे मेल में बनने वाला गैमेट हो या फीमेल में बनने वाला गैमेट हो, एक बात आप याद रखेंगे, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब अगुणित। अगुणित मतलब उस जीवधारी, किसी भी जीवधारी के शरीर में जितने गुणसूत्र होते हैं, उस गुणसूत्र की आधी संख्या, यही अगुणित संख्या है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है, 46, तो ये 2n नंबर है, यानी द्विगुणित संख्या है। लेकिन इसका आधा n बराबर 23 हो जाएगा, यही अगुणित संख्या है। और अगुणित संख्या बनता कैसे है? तो इसके लिए बस एक ही विधि है, और वो है मियोसिस डिवीजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स बनते हैं। इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्यों रिडक्शन डिवीजन कहते हैं? तो रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह डिवीजन होने के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। यानी मान लीजिए 12 गुणसूत्र हैं, जिस सेल में मियोसिस डिवीजन हो रहा है उसमें गुणसूत्र की संख्या 12 है, तो मियोसिस होने के बाद इससे जो सेल्स बनेंगी उसमें गुणसूत्र की संख्या इसकी आधी रह जाएगी, यानी 6 हो जाएगा। तो ये संख्या घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है, इसलिए ये डिवीजन रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप 4 सेल्स बनती हैं। चारों के चारों कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं, अगुणित होती हैं। और इनमें गुणसूत्र की संख्या, मातृ जीव में जितने गुणसूत्र की संख्या होती है, जिन कोशिकाओं में डिवीजन के परिणाम स्वरूप ये सेल्स बन रही हैं, इनमें इसके आधी संख्या यहाँ पे रहती है। यानी यहाँ पे मनुष्य की बात यदि की जाए तो गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। अब जब उस कोशिका में डिवीजन होगा गैमेट बनाने के लिए, तो फिर से ये संख्या 23 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी, यानी ये हैप्लॉइड हो जाएगा, गुणित हो जाएगा। अब मियोसिस डिवीजन बन गया तो गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब गैमेट के विषय में थोड़ा देखिए। गैमेट्स हमेशा एक क्रिया द्वारा बनते हैं, एक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। एक बनने का इनका एक विधि है जिसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। अब युग्मक जनन 2 प्रकार का हो सकता है, एक मेल में होने वाला, एक फीमेल में। तो मेल में जो युग्मक जनन होगा उसको कहेंगे, ये मेल का सिंबल है नर, और ये फीमेल का सिंबल है मादा। तो मेल में होने वाले गैमेटोजेनेसिस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में जो युग्मक जनन होता है उसको कहते हैं oogenesis। ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के परिणाम स्वरूप नर युग्मक बनेगा जिसको कहते हैं स्पर्म। ये क्या है? मेल गैमेट है, यही मेल गैमेट है। और oogenesis के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? ओवम बनेगा। इसको एग भी कहते हैं, इसको ओसाइट भी कहते हैं। ये अगुणित होते हैं। जो ये गैमेट्स बन रहे हैं ये हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ये हो गया मादा या फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट हो गया। अब जब गैमेट बन जाते हैं तो इस गैमेट का संयुग्मन होता है, यानी ये गैमेट दोनों आपस में
जुड़ते हैं, इनका फ्यूजन होता है। इनका क्या होता है? फ्यूजन। और ये शरीर के भीतर होता है। ये शरीर के कहाँ होता है? भीतर। अब फ्यूजन मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों के फ्यूजन को ही हम कहते हैं, दोनों के फ्यूजन को ही क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, या इसका एक और नाम है सिनगैमी। ये जितने टेक्निकल शब्द हैं सबको याद रखेंगे आप। फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, या आप कह सकते हैं एम्फीमिक्सिस, चूँकि एम्फो माने बोथ होता है, और मिक्सिस माने मिल जाना, संलयित होना, जुड़ जाना, एक हो जाना, यानी दोनों प्रकार के युग्मक जुड़ करके एक हो जाते हैं, इसलिए एम्फीमिक्सिस भी इसको कहते हैं। अब ये क्रिया हो जाती है, तो ये क्रिया होने के बाद एक डिप्लॉयड सेल बनता है, एक द्विगुणित कोशिका बनता है, जिसको कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? मेल गैमिट को फीमेल गैमिट के पास पहुंचाना पड़ेगा। और ये होगा कैसे? तो ये नर जब मादा से लैंगिक संपर्क स्थापित करता है, तो पेनिस के थ्रू या शिश्न के थ्रू स्पर्म को मादा के जेनेटेलिया में या मादा के जननांग में छोड़ दिया जाता है। मादा के जननांग में छोड़ दिया जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन जब हो जाता है तभी कौन सी क्रिया होती है? फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो फिर क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट बन जाने के बाद इसमें मल्टीपल डिवीजन होता है। इसमें मल्टीपल डिवीजन होता है, यानी अनेक बार विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये किस रूप में बदल जाएगा? एम्ब्रियो। यहाँ पे एम्ब्रियो जिस रूप में होता है उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट मादा के गर्भाशय के भीतर स्थापित कर दिया जाता है या स्थापित हो जाता है। उस स्थापित होने की क्रिया को ही कहते हैं इनप्लांटेशन। अब जब ये इम्प्लांट हो जाता है तो 9 महीने का गर्भकाल होता है। 9 महीने, हाँ सर, ठीक है, 9 महीने का गर्भकाल होता है, 9 मंथ का गर्भकाल होता है। अब इस 9 मंथ के गर्भकाल में भ्रूण का विकास होता है। इस पीरियड को ही कहते हैं गेस्टेशन। अब ये गेस्टेशन की पीरियड जब पूरा हो जाता है, 9 मंथ का जब महीना पूरा हो जाता है और एम्ब्रियो पूर्ण विकसित हो जाता है, तो अब उसको डिलीवर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब उसको जन्म लेने की, माँ के शरीर से बाहर आने की आवश्यकता होती है। तो जब वो माँ के शरीर से चला आ जाता है, 9 मंथ के बाद बाहर निकल जाता है, उसका जन्म हो जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं पार्चुरेशन। ये पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन की क्रिया होती है। तो 2-4 टेक्निकल शब्द हैं, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होगा? स्पर्म को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू फीमेल जेनेटेलिया में या मादा जननांग के भीतर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं इंसेमिनेशन।
इंसेमिनेशन की क्रिया जब हो जाती है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इस जुड़ने की क्रिया को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी या एम्फीमिक्सिस। चूँकि ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया शरीर के भीतर होता है और होता कहाँ है, ओविडक्ट में, जो या मादा के फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो चूँकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया शरीर के भीतर होता है, इसलिए इस तरह के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो संपन्न हो जाती है तो एक द्विगुणित कोशिका या जाइगोट या हिंदी में इसको युग्मनज कहते हैं का निर्माण होता है, जो कि कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, टूयन होता है। अब इसमें मल्टीपल डिवीजन होता है, कई बार, अनेक बार डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण क्या होता है? तो जो बच्चा भी माँ के गर्भ में होता है पूर्ण विकसित नहीं होता है ना? एडल्ट का ही वो अविकसित रूप है। वयस्क जीव का अविकसित रूप ही क्या है? भ्रूण है। अब इसको आरंभिक अवस्था में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जो माँ के गर्भाशय में, ये गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाता है और उस पर्टिकुलर संरचना को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और स्थापित होने की क्रिया को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब स्थापित हो जाने के बाद ये 9 महीने का समय पूरा करता है, उसके बाद पूर्ण विकसित हो जाने के बाद जन्म लेता है। ठीक, तो 9 महीने का जो पीरियड है, जो टाइम स्पैन है, वो पूरा करने के बाद उसका जन्म होगा। ये 9 महीने का टाइम पीरियड ही क्या कहलाता है? गर्भकाल या गेस्टेशन। 9 महीने का समय पूरा हो जाने के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। उस जन्म होने की क्रिया को ही कहते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कैसा होता है? ठीक, एक चीज़ और बताना, देखिए भूल रहा था, रिप्रोडक्शन की क्रिया जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव आर्गन 2 तरह के होते हैं। रिप्रोडक्टिव आर्गन्स ये कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होंगे। पहला प्राथमिक या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। अब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में क्या क्या आते हैं? तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन में टेस्टीज आता है। टेस्टीज, यदि नर की बात करें तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन में क्या है? टेस्टीज। और यदि मादा की बात करें तो उसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन के रूप में होता है ओवरी। अब देखिए सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या है? तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन ये जान गए हम मेल फीमेल में क्या क्या होता है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन में डक्ट सिस्टम होता है, डक्ट्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, क्योंकि इन्हीं नलिकाओं के द्वारा ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन में जो गैमेट बनेंगे, जो स्पर्म या ओवम बनेंगे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाएंगे जिन संरचनाओं के द्वारा, यानी नलिकाओं द्वारा पहुंचाए जाते हैं। उन नलिकाओं को और इसके बाद कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सहायता करते हैं। ये भी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन में आएंगे। ठीक, अब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन
के अंतर्गत यदि मेल की बात की जाए तो उसमें टेस्टिज आता है। तो अब टेस्टिज के विषय में हम अध्ययन करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत टेस्टिज आता है, तो टेस्टिज के विषय में अध्ययन करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जनन तंत्र, हिंदी हो जाएगा नर जनन तंत्र। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? देखो भाई, ये मनुष्य हो गया, मनुष्य में पुरुष हो गया। अब पुरुष का शरीर देखो मान लो ऐसे है, ये दो उसके टांग हो गए, दोनों टांगों के बीच में ये एक पाउच नुमा संरचना होता है, एक पाउच नुमा संरचना होता है जो एब्डोमिनल कैविटी से या उदरी गुहा से जुड़ा होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसी पाउच नुमा संरचना को कहते हैं स्क्रोटम या वृषण कहते हैं, वृषण। अब इस वृषण में क्या होता है? तो वृषण में दो छोटे छोटे टेस्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे टेस्टिकल्स होते हैं या टेस्टिज होते हैं, या इनको कहते हैं, इनको वृषण कहते हैं, इनको वृषण, ये इसको स्क्रोटम को वृषण कोष कहते हैं, वृषण कोष। तो वृषण कोष में क्या मिलता है? छोटे छोटे तो टेस्टिज मिलते हैं। अब यही स्पर्म का प्रोडक्शन करने वाले अंग होते हैं। इसी के विषय में अब हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होता है? पुरुष में दोनों टांगों के बीच में ये वाला जो पेल्विक गर्डल वाला रीजन है, पेल्विक गर्डल रीजन यानी श्रोणि मेखला वाला भाग, यहीं पे उदरीय भाग का ही एक आउट पाउचिंग हो जाता है। उसी की दीवार एक थैलीनुमा संरचना बना करके दोनों पाँवों के बीच में लटकी रहती है। इसको स्क्रोटम कहते हैं या वृषण कहते हैं। साथ में यहीं पे शिश्न भी होता है या पेनिस भी होता है, जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में ये भाग लेता है। अब टेस्टिज के विषय में हम पढ़ेंगे, टेस्टिज के विषय में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो टेस्टिज का संरचना देख लिया जाए कैसा होता है। टेस्टिज का संरचना देख लीजिए कैसा। ये मान लीजिए टेस्टिज हो गया, ये मान लीजिए टेस्टिज हो गया, ये टेस्टिज। तो टेस्टिज के ये चारों ओर का जो ये स्किन होता है, तो इसको क्या कहते हैं? स्किन ही कहेंगे, स्किन। इसके तुरंत बाद एक पतला सा लेयर होता है, ये मसल का या मांसपेशी का एक पतला सा परत होता है, इसको कहते हैं डार्टोज मसल। क्या कहते हैं? डार्टोज मसल। ये डार्टोज मसल है, डार्टोज मसल है। अब इसका काम क्या होता है? तो देखिए, स्पर्म का फॉर्मेशन हमेशा शरीर का जो तापमान होता है यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, इससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पे स्पर्म बनने की क्रिया यानी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। यही क्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो जाए यानी शरीर के तापमान से कम तापमान टेस्टिज का बना रहे ताकि उस तापमान पे स्पर्म बन सके, इसीलिए स्क्रोटम शरीर से बाहर लटका रहता है ताकि इसका तापमान शरीर के तापमान से कम रहे। क्यों? क्योंकि शरीर के तापमान से जब इसका तापमान कम रहेगा
वो भी 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तब इस तापमान पे स्पर्म का निर्माण सहजता से हो पाएगा। यदि ज़्यादा टेम्परेचर है तो उस तापमान पे स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता है। इसलिए देखिएगा आप, जो पहलवान वगैरह होते हैं हमेशा लंगोटा बांधे रहते हैं, जिसके वजह से ये टेस्टिज क्या होता है, हमेशा शरीर के संपर्क में रहता है। और जब शरीर के संपर्क में रहेगा तो उसका भी टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर के ही बराबर रहेगा। और ऐसा यदि वो हमेशा करता है तो फिर उस तापमान पे टेस्टिज द्वारा स्पर्म बनेगा नहीं। बाद में वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा या नपुंसक हो जाएगा, या दूसरी भाषा में कह ले हैं तो उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रहेगी। ठीक, तो ये शरीर से इसीलिए लटकता रहता है कि इसका तापमान शरीर के तापमान से कम रहे, ताकि इसमें स्पर्म बनने की क्रिया होती रहे। ठीक है। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें स्पर्म बनाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो उनमें ये टेस्टिज शरीर के भीतर ही होता है, इंट्रा एब्डोमिनल होता है। ठीक है। तो टेस्टिज में, चलिए टेस्टिज की बात कर रहे थे, तो टेस्टिज का जो सबसे, टेस्टिज कह रहे हैं, स्क्रोटम का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो क्या है, स्किन है। इसके तुरंत बाद एक लेयर होता है जो मसल का आवरण होता है। अब ये क्या होता है कि गर्मी में तो स्क्रोटम शरीर से लटका रहता है, लेकिन ठंडी के समय में तापमान कम हो जाने के कारण अब इसका तापमान और कम हो जाता है। तो जिस तापमान पे शुक्राणु बन पाते हैं उस तापमान को मेंटेन करने के लिए ये डायटोज मसल क्या करता है, स्क्रोटम को सिकोड़ करके शरीर के संपर्क में ला देता है। ठीक है, ताकि स्पर्म बनने की प्रक्रिया बाधित न हो। तो ये कंट्रैक्ट करके शरीर के संपर्क में ला देता है। तो गर्मी में ये क्या कर देता है, शरीर से दूर कर देता है। ठंडी में ये शरीर को जब ठंडा महसूस होता है तो उस समय ये इस स्क्रोटम को सिकोड़ करके शरीर के संपर्क में ला देता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। अब डायटोज मसल के तुरंत बाद एक और मसल होता है, इसको कहते हैं क्रीमेस्टर। इस मसल को क्या कहते हैं, क्रीमेस्टर मसल। ये क्रीमेस्टर है, ये क्रीमेस्टर मसल है, क्रीमेस्टर, ये क्रीमेस्टर मसल है। अब आप देखेंगे टेस्टिज नहीं, सॉरी, स्क्रोटम जो होता है ये अंदर से 2 भागों में ऐसे डिवाइड होता है, 2 पार्ट में। और यदि ऊपर देखें तो ये डिवाइडेशन वाला जो लाइन होता है ऊपर से भी विजिबल होता है। तो ऊपर से जो दिखता है उसको कहते हैं रैफ। ऊपर से जो दिखता है लाइन उसको क्या कहते हैं, रैफ है। ऊपर से भी दिखेगा और ऐसा लगेगा कि यहीं से ये 2 भाग में बटा हुआ है, 2 पार्ट में बटा हुआ है, 2 चैम्बर में डिवाइड हुआ है। तो वो लाइन ही क्या कहलाता है, रैफ है। और आंतरिक रूप से जो ये डिवाइडेशन वाल होता है उसको कहते हैं सेप्टी स्क्रोटी। क्या कहते हैं, सेप्टी। सेप्टम स्क्रोटी, इसको सेप्टम स्क्रोटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टम स्क्रोटी कहते हैं। अब ऊपर का ये वाला जो भाग ये डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, एब्डोमेन से या उदरीय भाग से जुड़ा होता है। ये वाला भाग, इस भाग को कहते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या कहते हैं, इंग्विनल कैनाल। अब एक्चुअली जब भ्रूण माँ के पेट में रहता है, और 7वां मंथ पूरा कर लेता है, तो उसी दौरान 7वें मंथ में भ्रूण के पेट में ही
ये टेस्टिज रहते हैं। पहले कहाँ रहता है? भ्रूण के पेट में ही, लेकिन 7वें मंथ में ये इंग्विनल कैनाल से होता हुआ किस में आ जाता है? स्क्रोटम में। यानी पहले टेस्टिज कहाँ होता है? भ्रूण के पेट में। अब भ्रूण कहाँ होता है? माँ के पेट में। तो टेस्टिज शुरुआती दौर में भ्रूण के पेट में ही रहता है। जो भ्रूण कहाँ है? अभी माँ के पेट में है। और 7वां मंथ में ये टेस्टिज अब क्या हो जाता है? डिसेंड कर जाता है, यानी नीचे की ओर खिसक करके इस पाउच में या स्क्रोटम में आकर के बैठ जाता है। इसको डिसेंडिंग ऑफ द टेस्टिज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑफ द टेस्टिज कहते हैं। अब जिस रास्ते से होकर के ये टेस्टिज में आकर बैठता है, इसको इंग्विनल कैनाल कहते हैं। अब ये जब टेस्टिज इसके भीतर आ जाता है तो ये कैनाल या ये रास्ता बंद हो जाता है। ये रास्ता बंद हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, मतलब रेयर है, यदि ये बंद नहीं हुआ तो फिर स्टमक, ये पेट के भीतर का एब्डोमेन वाले पार्ट में जो आर्गन होंगे, जैसे इंटेस्टाइन वगैरह है, वो इसके भीतर खिसक के चला आता है। तो इस ये रोग हो गया। तो इस रोग को कहते हैं इंग्विनल हर्निया कहते हैं। हर्निया, इंग्विनल हर्निया कहेंगे इसको, इंग्विनल हर्निया कहेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें 2 टेस्टिज होंगे। अब यदि मान लीजिए टेस्टिज बच्चे के पेट में से डिसेंड करके जो स्क्रोटम में आता है वो आया ही नहीं, डिसेंडिंग उसका हुआ ही नहीं, तभी रोग हो जाएगा। और उस रोग को कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं, यानी छुपा हुआ ये वृषण हो गया। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, आर्किड का मतलब होता है टेस्टिज, यानी छुपा हुआ टेस्टिज। यानी टेस्टिज इस थैले में न आकर के किस में छुपा रह गया? भ्रूण के पेट के भीतर ही। तो इस बीमारी को कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। ठीक। अब चूँकि पेट में गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पे टेस्टिज रहेगा, तो उसके भीतर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रह जाती है। तो इस दशा में किया क्या जाता है कि पेट में ही जो टेस्टिज रह गया है उसको ला करके फिर स्क्रोटम में फिक्स किया जाता है, स्थापित किया जाता है। और इस क्रिया को या इस विधि को ऑर्किडोफिक्सी कहते हैं। ऑर्किडोफिक्सी मेथड द्वारा भ्रूण के पेट में जो रह गया था टेस्टिज, उसको ला करके फिर से स्क्रोटम में फिक्स किया जाता है। इस मेथड को कहते हैं ऑर्किडोफिक्सी। अब देखिए ये जो टेस्टिज होता है 2 होते हैं जो अलग अलग इन दोनों घरों में रहते हैं। अब नीचे यहाँ पे एक गद्दा लाइक, एक गद्दीदार कुशन लाइक यहाँ पे एक संरचना होता है, किसी से ये जुड़े रहते हैं। इसको कहते हैं गुबर्नाकुलम, गुबर्नाकुलम कहते हैं। इसका एक और नाम है मेजॉर्कियम। इसको मेजॉर्कियम भी कहते हैं। अब टेस्टिज के बाहर यहाँ से ये निकला होता है एपिडिडाइमिस, यहाँ पे निकला होगा एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से पतला सा एक नलीनुमा संरचना जिसको वास डिफरेंस कहते हैं,
वास डिफरेंस ये बाहर निकला होता है, ये बाहर निकला होगा, इसी रास्ते से स्पर्म टेस्टिस से बाहर आते हैं। अच्छा, जब पुरुषों में नसबंदी की क्रिया होती है जिसको वासेक्टोमी कहते हैं, वासेक्टोमी। अब महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी। तो ये पुरुषों में जो नसबंदी की क्रिया होती है जिसको वासेक्टोमी कहते हैं, उस क्रिया में ये वास डिफरेंस को ही काट करके बांध दिया जाता है ताकि वो टेस्टिस से बाहर निकल करके मादा के जेनेटिलिया में या उसके जननांग में न पहुंचने पाए। और जब ऐसा नहीं होगा तो फिर रिप्रोडक्शन की क्रिया आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक, तो इसको वासेक्टोमी, ये मेल में होने वाला ये पुरुष नसबंदी को वासेक्टोमी, मादा में होने वाला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी या सैल्पिंजेक्टोमी भी कहते हैं। ये सैल्पिंजेक्टोमी भी कहते हैं इसको। ठीक, अब देखिए, चूँकि ये टेस्टिज एक आर्गन होता है, तो आर्गन है तो इसको फूड मटेरियल भी चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। तो इसके लिए एक नलिका प्रणाली होती है, एक नली होती है, एक ब्लड वेसिल होता है जिसको हम कहते हैं आर्टरी। चूँकि टेस्टिज का आर्टरी है तो इसको कहेंगे टेस्टिकुलर आर्टरी। क्या कह देंगे? टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी कहेंगे, आर्टरी, आर्टरी। अब ये खाए पिएगा वेस्ट मटेरियल भी या वर्ज्य पदार्थ या ऐसा पदार्थ जो इसको ज़रूरत न हो, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी उत्पन्न करेगा। तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए भी एक नली व्यवस्था या एक वेसिल पाया जाता है और इसको कहते हैं वेन। क्योंकि टेस्टिज का है तो टेस्टिकुलर वेन कहेंगे, टेस्टिकुलर वेन। अब इसको संवेदनशीलता महसूस हो, जाड़ा, गर्मी, ठंडी, ठीक है, ये सारे सेंसेशन इसको महसूस हो, इसके लिए एक इसमें तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है या नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। जिसको टेस्टिकुलर नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर नर्व। इसको टेस्टिकुलर नर्व कहेंगे। टेस्टिस से जुड़ा है तो टेस्टिकुलर शब्द वहाँ जोड़ देंगे। ये आर्टरी है तो टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन है तो टेस्टिकुलर वेन, नर्व है तो टेस्टिकुलर नर्व हो जाएगा, यहाँ पे नर्व हो जाएगा। वही चीज़ इधर भी होगा, वो सारी चीज़। अब इन्हीं को इधर और इधर ये जो नसों का एक जाल होता है, ठीक है, ये आर्टरी को, नर्व सिस्टम को, फिर से वेन को, वास डिफरेंस को, ये सभी को एक साथ कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड ये दो होता है दोनों तरफ, एक पार्ट में इधर भी होता है, दूसरे पार्ट इधर में भी होता है। ठीक है, तो एक हो गया ये वास डिफरेंस हो गया, वास डिफरेंस। फिर से इसके बाद इसमें से टेस्टिकुलर नर्व होगा, टेस्टिकुलर आर्टरी होगा, टेस्टिकुलर वेन होगा। ठीक, आइए तो सब लोग जानते हैं टेस्टिज है, टेस्टिज है। ये जल जैसी जो संरचना है एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस।
ठीक। तो ये रहा टेस्टिज का एक संक्षिप्त परिचय। अब इसके बाद इसके अंदरूनी व्यवस्था, यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।